एसकेएस एवं नॉलेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग मैथ के बेसिक मैथ के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक है मेंसुरेशन का सारा टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। वृत्त, सर्कल, आयत, इसे हम इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, वर्ग, स्क्वायर, त्रिभुज, ट्रायंगल, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज, रोम्बस, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजॉइड, घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, बेलन, सिलेंडर, खोखला, बेलन को हम हालो सिलेंडर, शंकु को कोन, शंकु का छिन्नक फ्रस्टम, गोला को स्फीयर, अर्धगोला को हेमिस्फीयर, गोलीय कोश को हालो स्फीयर कहते हैं। तो बारी बारी से इन सभी टॉपिक को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त। वृत्त जो हमारा है, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। और वृत्त में हमारा जीवा होती है, ये जो पॉइंट है ये जीवा है। व्यास, ये व्यास को हम डायमीटर भी कहते हैं। और ये त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी। तो आइए कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी या वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। ये जो व्यास है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। और व्यास मतलब डायमीटर, वो 2 गुणे त्रिज्या मतलब त्रिज्या का दुगना होता है। और ये देखिए यहाँ पे जो व्यास है वो पूरी लंबाई है, परिधि को दोनों तरफ से टच कर रही है, ये हमारा व्यास है। इसके बाद यहाँ पे ये त्रिज्या। अब बात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जो है वो 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो जो परिधि हमारा है वो ये है, जो ये सर्कल बना हुआ है ये वृत्त की परिधि, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे आयत की। आयत जो हमारा होता है, ये आयत का चित्र है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए यहाँ पे बी है तो ये भी भुजा बी होगी, ये भुजा ए तो ये भी भुजा ए होगी। मान लीजिए अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर तो ये भी भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक। अब आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 अंश। सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी तथा समांतर भी होंगी। आयत का परिमाप जो होता है वो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब a प्लस b, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो a मल्टीप्लाइड बाई b मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का विकर्ण ये होता है, आयत का विकर्ण जो होता है यहाँ से जो खींचा जाता है ये विकर्ण कहलाता है। इसको जो शीर्ष वर्टेक्स को मिलाते हैं तो ये विकर्ण कहलाता है। और विकर्ण को निकालने का फार्मूला है √ में a² प्लस b², ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्ग की। वर्ग क्या होता है, देखिए वर्ग का यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है। और यहाँ पे जो a है, इसका जो साइड a लिखा गया है, a मतलब ये भुजा है, साइड भुजा है, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर एवं समांतर होती हैं। देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का होता है। वर्ग का परिमाप 4a मतलब 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा²। वर्ग का विकर्ण जो होगा ये यहाँ से इस वर्टेक्स से इसको हम मिला देंगे तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2 मतलब भुजा √2, ठीक है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल। इसमें कई टाइप्स के हमारे त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप मतलब उसके बाहरी लंबाई वो क्या होगा, सभी भुजाओं का योगफल। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, इसके भुजा a b c है, तो इसके सभी भुजाओं का योगफल a प्लस b प्लस c, ये होता है विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। अब हम बात करेंगे अर्ध परिमाप। आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है। अर्ध परिमाप मतलब आधा। तो अर्ध परिमाप को हम यस से, कैपिटल यस से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। और अर्ध परिमाप हो जाएगा a प्लस b प्लस c।
अपान में 2। अब हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसे हम ह्यूओन सूत्र भी कहते हैं। ये होता है √s ब्रैकेट में s माइनस a, फिर से ब्रैकेट में s माइनस b और ब्रैकेट में s माइनस c। ये सारा का सारा अंडर रूट में रहता है। ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज। आपको नाम से ही पता चल रहा है समकोण। समकोण मतलब इसमें एक जो हमारा एंगल होगा, कोण होगा, वो 90 अंश का होगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज है तो इसमें हमारा लंब, आधार और ये कर्ण जिसे हम विकर्ण कहते हैं, विकर्ण या कर्ण एक ही चीज़ है। तो जो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है वहीं सेम तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों साइड्स का सम a + b + c तथा इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए आधार गुणे ऊंचाई, तो जो ऊंचाई है वो है a और आधार जो है वो b है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये क्षेत्रफल है 1/2 ab। समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा विकर्ण है, कर्ण है, वो c था तो इसका वर्ग c² बराबर आधार और लंब, आधार का स्क्वायर b² हो गया और लंब का स्क्वायर a², दोनों का योगफल बराबर होता है और इसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए सम माने बराबर, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2a मतलब 2 गुणे भुजा प्लस जो तीसरी भुजा होगी जो बराबर नहीं होगी प्लस b, अर्थात 2a + b। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 1/2 भुजा स्क्वायर, और भुजा कौन सी होगी, जो कि दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, क्षेत्रफल जो होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का 1/2 भुजा स्क्वायर, और भुजा हम वो लेंगे जो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, विकर्ण हमारा जो होगा डायगोनल उसे हम कहते हैं विकर्ण, वो हो जाएगा a√2। a बराबर वाली भुजा जो होगी वही a है। ठीक है, a√2। अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखिए इसकी सारी भुजाएं a है और ये आपको h दिखाया गया है, मतलब यहाँ से वर्टेक्स से यहाँ पे इस भुजा पर h ड्रा किया गया है, या आपको बाहर दिखाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसका जो परिमाप होता है वो करड़ी में परिमाप जो होता है वो 3a मतलब a + a + a = 3a इसका परिमाप होता है। और क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 ah। एक और फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक और फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, वो होता है करड़ी में 3/4 भुजा मतलब a²। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए सम्मुख रेखाएं बराबर होती हैं। इसकी जो सम्मुख रेखाएं होती है, देखिए ये सम्मुख रेखाएं ये बराबर हैं। ये सम्मुख रेखाएं आपको देखिए एकदम सम्मुख रेखाएं मतलब ये वाली रेखा बराबर होगी और ये वाली रेखा आपस में बराबर होंगी। ये सम्मुख रेखाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो हमारा विकर्ण है, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण एक दूसरे को आपस में देखिए यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग समांतर होते हैं। यहाँ पे देखिए सम्मुख जो भुजा है एक ये है एक ये, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है, और ये वाली भुजा ये भी दोनों आपस में समांतर है। इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में a + b, और जो क्षेत्रफल होता है 1 भुजा गुणे ऊंचाई। 1 भुजा गुणे ऊंचाई मतलब 1 भुजा हम ले लेंगे और इंटू ऊंचाई, तो ये हमारा क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का।
भुजा के रूप में हमेशा आधार वाली भुजा ली जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, एक भुजा गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पे जो ये भुजा होगी वो हमेशा आधार वाली भुजा ही ली जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे समचतुर्भुज की, जिसे हम रोम्बस कहते हैं। रोम्बस चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। रोम्बस की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं तथा समांतर। ये जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर और समांतर भी होती हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत 90 अंश होते हैं। जो विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण है, ये यहाँ पे देखिए, आपको दिख भी रहा है, ये यहाँ पे ये एक दूसरे पर लंबवत हैं, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं। और इसका जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, जो समचतुर्भुज का परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा, मतलब 4 गुणे एक हमारी जो भुजा होगी उसका 4 से गुणा कर देंगे तो परिमाप मिल जाएगा। और जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, जो उसके विकर्ण होंगे उनके मान का गुणनफल, और 1/2 से गुणा कर देंगे तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज, मतलब ट्रेपेजॉइड। जो समलंब चतुर्भुज होता है उसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं, केवल 2 भुजाएं। आपको दिख रहा होगा ये वाली भुजा देखिए आपस में समांतर है। इसको कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये आपस में क्या है? समांतर है। तो ये समलंब चतुर्भुज की 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, जो दोनों समांतर भुजाएं हैं उसका योग, और मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे ऊंचाई से। तो यहाँ देखिए 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योगफल, और इसका हम गुणा कर दिए हैं h से। तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब हम बात करेंगे घन की। घन जिसे हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। अब घन देखिए यहाँ पे घन, यहाँ पे ए दिखाया गया। ए जो होता है घन की कोर, जो फलक होते हैं, जो साइड होता है वो घन ए की कोर है, कोर भुजा मतलब। तो 3 जोड़ी समांतर सतहें होती हैं। सभी सतहें वर्गाकार होती हैं। जैसे जो घन होता है उसकी सभी सतह जो होती है, सतह या परत आप कह लीजिए, वो सभी की सभी वर्गाकार होती हैं। उसमें 6 फलक होता है, 6 परत होती है। घन के विकर्ण की लंबाई जो होता है वो ए करड़ी में 3 होती है, मतलब भुजा करड़ी में 3। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4a², मतलब 4 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है वो होता है a³। ये हमारी भुजा है, मतलब भुजा खाते 3। ठीक है, अब हम बात करेंगे घनाभ की। घनाभ में 8 शीर्ष, 12 कोर और 6 सतह एवं 4 विकर्ण होती है। घनाभ में 8 शीर्ष, 12 कोर, 6 सतह एवं 4 विकर्ण होती है। सभी सतह आयताकार होती हैं। चारों विकर्ण बराबर होती हैं। जो घनाभ की चारों विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होती हैं। घनाभ का जो विकर्ण होता है उसको निकालने का फार्मूला है करड़ी में √a² + b² + c²। ठीक है, और a b c क्या है? यहाँ पर भुजा दी गई है, आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। ये हमारा a है, यहाँ पे b और ये c। ठीक है, तो इन सभी भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है करड़ी के अंदर, तो यहाँ से घनाभ का विकर्ण हमको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो इसके पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में a × b + b × c + c × a। यहाँ पे a b c लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हैं। ठीक है, अब घनाभ के हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे ईंट है, ईंट एक घनाभ का उदाहरण है। माचिस की जो डिब्बी होती है वो भी एक घनाभ का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं बेलन, इसको हम सिलेंडर कहते हैं। बेलन में जो आर होगा वो हमारी त्रिज्या, उसे हम जानते हैं, और जो एच होगा वो हाइट यानी कि ऊंचाई। बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h). बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h). बेलन के संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल वो हो जाता है हमारा 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर या r प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब हम बात करेंगे खोखला बेलन की। खोखला बेलन, जैसे आप कोई बेलन ले लीजिए और वो खोखला है और उसकी थोड़ी थिकनेस है, मोटाई है, तो खोखले, देखिए यहाँ पे जो ये बेलन है ये पूरी तरीके से खोखला है, ये खाली जगह है। तो ये बेलन की जो मोटाई है यहाँ पे, इसका त्रिज्या यहाँ पे दे दिया गया है r1 और जो नीचे वाला है उसका है r2 और इस बेलन की पूरी ऊंचाई। तो खोखले बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है 2π ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ब्रैकेट क्लोज इंटू h। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2π ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू एच प्लस 2π ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब हम बात करेंगे खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो पाई एच ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये होता है खोखले बेलन का आयतन। अब हम बात करेंगे शंकु, इसे हम कोण कहते हैं। शंकु में जो r होता है वो आधार की त्रिज्या होता है, h जो होता है वो हाइट ऊंचाई शंकु की, और l जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। तो जो तिर्यक ऊंचाई l का फार्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहीं अगर हम यहाँ से l का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम l का मान निकालेंगे तो l का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर l का मान निकालेंगे केवल तो करड़ी में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। पाई का मान आप जानते हैं, आर त्रिज्या और एल जो होता है वो तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे शंकु का छिन्नक, जिसे हम फ्रस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे कोई शंकु है, जोकर की टोपी, उसको ऊपर से काट दिया जाए तो ये आकृति जो है वो शंकु का छिन्नक कहलाता है। इसका उदाहरण जैसे बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी जो होता है वो शंकु के छिन्नक का उदाहरण है। तो शंकु के छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है पाई एल। एल यहाँ पे भी तिरछी ऊंचाई है पाई एल, और r1 r2, यहाँ देखिए r1 r2 कहाँ से आया, एक r1 एक त्रिज्या नीचे से और एक त्रिज्या ऊपर से। आप बाल्टी को देखते हैं तो ऊपर भी हमारा एक वृत्त होता है और बाल्टी का नीचे वाला हिस्सा भी देखेंगे तो वहाँ भी एक हमको वृत्त मिलता है। तो वहाँ से दो त्रिज्या मिल जाएंगी r1 और r2। तो शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई l का मान वो होता है करड़ी में एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। अब हम बात करते हैं आखिरी हमारा जो टॉपिक है गोला, जिसे हम स्फीयर के नाम से जानते हैं। इस गोला मतलब होता है ठोस गोला, स्फीयर। जैसे कि लोहे का गोला हो गया, उसके अंदर खाली जगह नहीं है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका जो गोला एक ले लिए हम, लोहे का गोला ले लिए, उसका जो पृष्ठ चारों तरफ जहाँ पे हम हाथ से टच कर सकते हैं, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर जो होगा गोले की त्रिज्या। अब गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा गोले का आयतन होता है। अब हम बात करेंगे अर्धगोले की। अर्धगोला जैसे कि कोई हमारा ठोस गोला है, उसको आधे पे से कट कर दिया जाए, आधा हिस्सा काट करके निकाल दिया जाए, तो उस अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए गोले का 4 पाई स्क्वायर, तो आपको अर्धगोले का आप बोलेंगे 2 पाई स्क्वायर, लेकिन नहीं, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है
3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब आप गोले को आधे पे से काटेंगे तो वो जो कटा हुआ सरफेस होता है वो भी एक वृत्त होता है, तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर हम जोड़ देंगे तो आता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। खोखला गोला या इसे गोलीय कोष का आयतन। तो खोखला गोला जो होता है, जैसे आप बॉल ले लीजिए, कोई बॉल होती है उसको आप काट दीजिए तो बीच में आप देखेंगे खोखला होता है, मतलब जो बॉल की थिकनेस होगी, मोटाई होगी, वो आपको दिखेगी और बीच में कुछ खाली हिस्सा होता है। जैसे कि आप कभी खेलते हैं तो बॉल फटता है तो देखते होंगे, तो उसका जो हमारा आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। तो यहाँ पे जो R1 क्यूब है वो जो खोखला बेलन होता है वहाँ से R1 और R2 का आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमारा है मेंसुरेशन का बेसिक फार्मूला। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सभी फार्मूला एक स्थान पे आपको मिल गए और आपको सारे फार्मूला पढ़ने में, याद करने में आसानी होगी। तो हम यही आशा करेंगे आपको ये सभी फार्मूले आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं सभी फार्मूले। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। इसी तरीके से हमारा बेसिक क्लास सभी टॉपिक, मैथ के सभी टॉपिक पर आता रहेगा। धन्यवाद।